हाँ देखिए बच्चों, वह है पिपीलिका पाती, आगे की लाइनें हैं। वह है पिपीलिका पाती देखो न किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं कि कवि जो है चींटी की कार्य कुशलता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चींटियां जो हैं वो अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं और वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं और एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि चींटियां अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर तक ले जाती हैं। इस कार्य में निरंतर वो संलग्न रहती हैं, कभी भी वो ये नहीं सोचती हैं कि जैसे इसमें हमको रुक जाना है या फिर थक जाना है। ठीक है, तो वह है पिपीलिका पाती, यानी वो एक छोटी सी चींटी है और देखो ना किस बात, देखो किस प्रकार से वह काम करती, सतत निरंतर काम करती रहती है, कण कण करके चुनती है विरत, लगातार वह कण कण कर को चुनती रहती है। ठीक, इसके बाद आगे की लाइनें देखिए, इसका देखिए काव्यगत सौंदर्य अगर आप बताएंगे तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें हो जाएगा सबसे पहले भाषा साहित्यिक हिंदी है, इसमें रस इसमें शांत है और अलंकार इसमें अनुप्रास उपमा दोनों अलंकार हैं। ठीक, और छंद इसमें मुक्तक छंद। ठीक, ये आपका काव्य का सौंदर्य हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद आगे की लाइनें हैं, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद गुहारती। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बताते हैं कवि कि इसके गुणों और क्रियाशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है और उसी के साथ वह हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। यानी कभी कहते हुए कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह अत्यंत लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है। ठीक, यानी चींटी जो है गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती लड़ती अर से तनिक डरती, यानी चींटी एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है। ठीक, गाय चराती धूप खिलाती से यहाँ पर यही मतलब हो गया कि उसका भी अपना एक समाज होता है, अनुशासन में रह करके काम करती हैं। ठीक, देखो निरंतर किस प्रकार से अपने काम को वो करती हैं। ठीक, फिर है बच्चों की निगरानी करती लड़ती अर से तनिक न डरती, मतलब वो अपने कार्य को किस प्रकार से कुशलता पूर्वक करती हैं कि बिल्कुल भी वो शत्रु से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, लड़ती हैं, हर एक मुसीबत से वो लड़ती हैं, उसका सामना करती हैं, दल के दल सेना संभालती, और वो दल के दल पूरा जैसे चींटी के जो पूरे के दल दल होते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे वो दल को सेना के रूप में वो संवारती है। घर आंगन जनपद गुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह है श्रमजीवी। तो इसमें कहते हैं कि वह दल के दल पूरे जो है उनके जो सेना जो है इकट्ठा पूरे के पूरे चलते, जहाँ एक चींटी चलती वहीं उसके पीछे सारी की सारी चींटियां चल देती हैं। तो इसका मतलब दल के दल सेना संवारती, पूरे दलों के दल में सेना के रूप में सजाती हैं और जहाँ पर वो चलती हैं सब कुछ जो है इधर उधर से तिनका उठाते हुए या कुछ बड़ा होता है उसको उठाते हुए या फिर उनके चलने से जो लाइन बन जाती है, तो जैसे घर आंगन जनपद गुहारती, लगता है कि सब कुछ साफ करते हुए वो चल रही हैं। फिर आगे बताते हैं चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी जो है वो सामाजिक प्राणी है, वह है श्रमजीवी, वह श्रमजीवी है, वह सुनागरिक, यानी उसमें एक अच्छे नागरिक के सारे गुण मौजूद है, वह एक अच्छा नागरिक है। ठीक, चींटी सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है, उसमें समाज के अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। ठीक, इसके बाद देखिए कवि आगे बताते हैं, देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों किसी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समझ पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन को चिन्हगी अक्षय। ठीक, अब इसमें देखिए कवि कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह अत्यंत लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है। ठीक, चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है, उसकी लघुता को सभी जानते हैं लेकिन उसके हृदय में असीम साहस है। ठीक, यानी उसका छोटापन तो सब जानते हैं पर उसके हृदय में असीम साहस भरा हुआ होता है, उसको कोई नहीं जानता। वह सारी पृथ्वी, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के यानी बिना डरे वो जहाँ चाहे वहाँ
जा सकती है, उसे किसी भी स्थान पर घूमने के लिए भय नहीं लगता है। ठीक, वह जीवन की जिंदगी अक्षय, वह लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। चींटी श्रम की साकार मूर्ति है, यानी श्रम जो है वो लगातार करती रहती है। वह जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अति लघु प्राणी है, परंतु उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती हुई सी दिखाई पड़ती है। ठीक है, वो जो है कभी ना समाप्त होने वाली, कभी नष्ट ना होने वाली चिंगारी के समान है। ठीक, वह जीवन की अक्षय, यानी कभी भी समाप्त ना होने वाली या कभी नष्ट ना होने वाली। ठीक, इसके बाद देखिए, जब आप इसका काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो इसमें भी सब कुछ वही रहेगा। इसमें अलंकार है, भूरे बालों किसी कतरन सी आया है तो उपमा अलंकार है, और रिलमिल झिलमिल में अनुप्रास अलंकार है। बाकी आपका सब कुछ वही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए आगे है, वह भी क्या देही है तिलसी। आगे की लाइनें देखिए कवि की, वह भी क्या देही है तिलसी। कवि कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं, अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है। ठीक, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, परंतु उसमें जीवन मतलब उसका जो शरीर है वो तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, यानी शक्ति को भरे हुए वो इधर उधर टहलती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, यानी दिन भर में वह लंबी लंबी दूरी को तय कर लेती है, अपनी लंबी यात्रा को पूरी कर लेती है, मीलों तक चल जाती है, फिर भी वह कभी नहीं थकती है। अथक यानी फिर भी वह कभी नहीं थकती है, कार्य से कभी न टलती, और वह कभी भी निरंतर अपने कार्य में जुटी रहती है, कभी भी अपने कार्य से वो टलती नहीं है। चाहे धूप हो, छाँव हो, शीत हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, परंतु वह अपना कार्य करती रहती है, अपना कार्य करने से कभी भी वह नहीं चूकती है। ठीक, तो इसमें देखिए वही बताया था आपको, भूरे बालों से कतरन उपमा, रिलमिल झिलमिल में अनुप्रास, ये यहाँ पर रिलमिल झिलमिल है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो इसके बाद देखिए ये आपका चींटी वाला लेसन जो है वो समाप्त हो गया है। इसके बाद देखिए इसी में आपका है आगे चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको भी आपको हम शॉर्टकट में बताए दे रहे हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। इसमें देखिए जब आप इसका परिचय बताएंगे तो वो अमेरिका निवासी नील आर्मस्ट्रांग पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा के तल पर पहला कदम रखा। कवि ने इन संभावनाओं का उल्लेख किया जो मानव के चांद पर जाने से साकार होती है। ठीक, तभी इसका नाम है चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी मानव जो है वो चंद्रलोक में प्रथम बार जब वो गया तो उससे क्या क्या संभावनाएं और साकार हो उठी, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, तो देखिए क्या कहते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। कवि कहते हैं कि आज मानव ने पहली बार चंद्रलोक में अपने कदम रखे हैं। इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं को ना जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर के बिखर गए हैं। मानव ने आज चंद्रलोक में अपना प्रथम कदम रखा है, तो अब जो है छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय यानी जिनको जीता नहीं जा सकता है, ऐसे जो बंधन है देश के, उसको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, यानी तोड़ फोड़ दिया। अब मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह गया, वह कुछ भी कर सकता है। ठीक, दिग्विजय मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। अब इसमें देखिए आगे क्या बताते हैं कि चंद्रलोक में जब मानव ने पदार्पण की यह चंद्रलोक में मानव की पदार्पण की यानी जाने की यह घटना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि आज निश्चय ही मनुपुत्र अर्थात मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। ठीक, दिग्विजय मनुसुत निश्चय, यानी मनु के जो पुत्र है उन्होंने दिग्विजय प्राप्त कर ली है, और यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह जो है इतिहास की दृष्टि से यह क्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, और इस घटना पर कवि यह मंगल कामना करता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो और सभी देश के लोग एक दूसरे के समीप आ जाए। ठीक, यानी जो पृथ्वी पे सभी में विरोध रहता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना रहती है, वह सभी शांत हो जाए और सभी देशों के जन जो है वो निकट आ जाए। ठीक, इसके बाद देखिए युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभारंभ शुभ नए चंद्र युग का।
इसके बाद आगे देखिए, सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में सुनहले स्वप्न देखता रहता था। ठीक, युग युग का पौराणिक स्वप्न, यानी बहुत पुराने समय से ही चंद्रमा के बारे में सभी लोग सुनहरे स्वप्न देखा करते थे। आज हुआ मानव का संभव, आज जो है मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानव उस सपने को पूरा कर लिया है। ठीक, और शुभारंभ शुभ नए हुए चंद्र का, यह चंद्र युग का मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी को गरिमा मंडित करे। अर्थात कवि की यह शुभकामना है कि इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा है, अतः उसके फलस्वरूप पृथ्वी की गरिमा बढ़ गई है। ठीक, यानी पृथ्वी का चंद्रमा से संबंध जुड़ा हुआ है, इसके फलस्वरूप पृथ्वी की भी गरिमा बढ़ गई है। चांद पर पहुंचने से पृथ्वी की भी गरिमा बढ़ गई है। ठीक, आगे देखिए, आगे की लाइनें हैं। हाँ, शुभारंभ शुभ नए चंद्र का, ये तो हो ही गया। आगे, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब देखिए इसमें आगे क्या बताते हैं कवि कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह फहराए। ठीक, सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। समस्त संसार में सुख और संपत्ति की प्रचुरता हो, यानी अधिक मात्रा में सुख और संपत्ति हो पूरे संसार भर में, और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, यानी अच्छा ही अच्छा हो। कवि की यह मंगल कामना है, बरसे जीवन मंगल, यानी सबका जीवन जो है वो मंगलमय हो जाए, यही कवि की कामना है। इसके बाद देखिए आगे है, अमेरिका सोवियत बने, ये यहाँ से है, इसको देखिए, अमेरिका सोवियत बने नौ दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। ठीक, अब इसमें देखिए आगे क्या बताते हैं कवि कि जो मनुष्य ने जो चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी उस पर जो वो पहुंच गए हैं, तो क्या कहते हैं कवि कि विज्ञान का जो है संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए ही, अर्थात अणुशक्ति का प्रयोग हो। नहीं, अमेरिका ने यहाँ से है, देखिए कवि क्या कहते हैं कि चंद्रलोक पर जो मानव ने उतरा है, तो कवि उसमें मंगल कामना करते हुए कहता है कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। ठीक, यानी अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने। उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो सके और सभी का मन विशाल और उदार बने। ठीक, सभी लोग का मन विशाल और उदार बने, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद देखिए, अणुयुग बने धरा जीवन हित। ठीक, कभी इसमें कहते हैं कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के कल्याण के लिए हो, अर्थात अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न हो करके मानव कल्याण के लिए हो। ठीक, अणु युग बने धरा जीवन हित, यानी अणु का प्रयोग जो है मनुष्य के विनाश के लिए नहीं बल्कि हित के लिए हो, उसके कल्याण के लिए हो। स्वर्ग सृजन का साधन, और इसके विकास से संसार के आपसी जो द्वेष है वो नाश हो जाए और उसके स्थान पर सद्भावना और भात प्रेम का उदय हो सके, जिससे पृथ्वी जो है वो स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। स्वर्ग सृजन का साधन, ये जो अणु है वो स्वर्ग सृजन का साधन बन जाए, बल्कि विनाश का साधन न बने, बल्कि वो सृजन का साधन बन जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। और ये जो बाकी जो अन्य वस्तुएं हैं, ये तो सब स्वर्ग, पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण का साधन बने, ये जो अणु है। इसके बाद मानवता ही केवल इस संसार में एक सत्य है, अन्य वस्तुएं तो मिथ्या है। मानवता ही विश्व सत्य, मानवता ही इस विश्व में केवल एक सत्य है, बाकी सब कुछ जो वस्तुएं हैं वो सभी मिथ्या है। भू राष्ट्र कर आत्मार्पण, सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए, उसके प्रति आत्मार्पण कर देना चाहिए। यानी भू राष्ट्र यानी संपूर्ण पृथ्वी को अपना अपना स्वार्थ त्याग करके आत्मार्पण कर देना चाहिए, तभी पृथ्वी पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच भेदभाव की जो खाई है वो समाप्त होगी, आपसी भाईचारा होगा, सभी लोगों में प्रेम होगा और मानवता का साम्राज्य स्थापित हो सकेगा। ठीक, आगे देखिए, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। बस ये देखिए 4 लाइनें और बची हैं। इसमें देखिए, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन
हृदय सिंधु में उठता स्वर्णिम ज्वार देख चंद्रानन। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहते हैं कवि कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम बहुत पुराना है। ठीक, जगत धरा चंद्र की, यानी पृथ्वी और चंद्र की प्रीति जो है वो बहुत ही पुरानी है। विद्वानों का विश्वास है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक टुकड़ा था। जगत प्रसिद्ध पुरातन, यानी पुराने समय से ही जगत में यह प्रसिद्ध है। विद्वानों का कहना है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही एक भाग है जो कि टूट कर छिटक कर उससे अलग हो गया था। तो इसका जो है क्या बताते हैं, प्रूफ क्या है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में ज्वार आता है। ठीक, यानी पूर्णिमा के दिन सागर में ज्वार आता है, उसी को कह रहे हैं कि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देख करके सागर के हृदय में ज्वार आता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का ही परिचायक है। यानी इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वो बहुत ही पुराना है और बहुत ही प्रगाढ़ है, क्योंकि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा को देखता है जब सागर, तो उसके हृदय में ज्वार आता है। ठीक, ज्वार भाटा आता है, उसको जानते होंगे आप लोग, सोशल साइंस में पढ़े होंगे। तो ये आपका देखिए लेसन यहीं पे कंप्लीट हो गया। और इसमें आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो अलंकार इसमें अनुप्रास है, बाकी सब कुछ आपका वही है, रस शांत है, सब जगह इसमें रस शांत है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर देंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसके पहले वाला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जा करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके लेसन का सीक्वेंस बना रहे और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए ये हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से पूरा हो जाए ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो जब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों को केवल क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोग को पता चल जाए और आप लोग उसको देख सकें। ठीक है, चलिए।